नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संसद का बजट सत्र हो और संसद के बजट सत्र में शोले ना बरसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल बारी विपक्ष की थी। विपक्ष की तरफ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में सरकार पर और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जोरदार हमले किए थे। लेकिन आज पलटवार करने की बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में न सिर्फ जो मुद्दे उठाए गए थे उन पर, बल्कि साथ साथ उन्होंने संविधान को लेकर के जो लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है उस पर भी जोरदार वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो राष्ट्रपति पर जो टिप्पणियां की थी, ये कहा गया था कि बोरिंग भाषण है, ये कहा गया था पुअर लेडी, उस सब पर भी जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई, लेकिन साथ साथ उन्होंने उपलब्धियां गिनवाते हुए ये अंतर दिखाने की कोशिश की कि कैसे पिछले 10 साल में देश में बड़े बदलाव आ रहे हैं और कैसे विकसित और सक्षम भारत बनने की ओर अग्रसर हैं। दिलचस्प बात यह भी रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में क्या बल्कि यूं कह सकते साफ तौर पर उन्होंने यह भी जिक्र कर दिया कि अभी तो हमारा तीसरा टर्म है और इस तरह से उन्होंने कहा कि अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। तो उन्होंने विपक्ष को यह संकेत भी दिया कि अभी नरेंद्र मोदी लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अभिभाषण के बाद, इस पलटवार के बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो भी भाषण दिया उसमें सवालों के जवाब नहीं थे, सिर्फ उन्होंने जो है पुराने जुमले उछाले। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जो सवाल उठाए हैं उन सवालों पर भी देश में चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने यह कहा भी, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि सवाल पर न सिर्फ संसद में बल्कि चौराहों पर भी इस सवाल पर लोग चर्चा करें। क्या है वो सवाल, प्रधानमंत्री ने क्या सवाल उठाकर विपक्ष पर पलटवार किया है, उन सब पर आज चर्चा करेंगे। और इस बीच जो राहुल गांधी का जो कल का भाषण था उस पर राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो कहा है उस पर भी आज चर्चा होगी, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर सीधे सीधे एक ट्वीट करके ये कहा है कि राहुल गांधी ने जो जानकारी दी, जो बोला, वो तथ्यों से बिल्कुल परे था। इन सब पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री का पलटवार, विरोधी हुए तार-तार, इन सब पर चर्चा होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री के भाषण के अहम हिस्से आपको जरूर सुनने चाहिए। सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो टिप्पणियां हुई थी सोनिया गांधी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए जरा। एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी ने कल अपने भाषण में चीन को लेकर के तो जो कुछ कहा था उसका जवाब जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया, लेकिन साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो उनके राष्ट्रपति बनने की जो उनका समारोह था उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया। वो वेट करते रहे, विदेश मंत्री इसलिए गए थे। इस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और बल्कि यूं कहना चाहिए उन्होंने
भारत को ही एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की थी, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इस अंदाज में दिया। सुनिए जरा। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़ें। हो सकता है उनको बहुत फिर कहाँ क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। जिस किताब का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया उसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो जो तीर है वो बड़ा गहरा तीर है। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले कई सालों से अर्बन नक्सल का अपने भाषणों में जिक्र करते रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले दिनों ये कहा था कि उनकी लड़ाई जो है वो इंडियन स्टेट से है, उसको लेकर के और संविधान की जो कॉपी लेकर घूमते हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो लोग संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं उनकी भाषा अर्बन नक्सल जैसी है। सुनिए जरा प्रधानमंत्री को। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से यह प्रतिक्रिया दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जो सवाल उठाए गए थे विपक्ष की तरफ से उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन सच तो यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही मौजूद सवाल उठाया। उन्होंने सवाल भी उठाया और सवाल उठाते हुए सीधा सीधा गांधी परिवार के 3 सदस्य, क्योंकि आप जानते हैं इस समय संसद में गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ हैं। सोनिया गांधी राज्यसभा में है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर और ओबीसी और पिछड़ों के मसीहा बनने की जो राजनीति है उस पर प्रहार किया। कैसे, सुनिए जरा। मैं आज इस सदन के माध्यम से देशवासियों को
उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। अच्छा, कल दिल्ली में चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि अरविंद केजरीवाल का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने निशाना अरविंद केजरीवाल और उनकी शीश महल की जो नीति है उस पर भी जोरदार वार किया। सुनिए जरा। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। आजादी के 75 साल के बाद देश में 75% करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल का करने के लिए नल का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है। के तमाम जो बयान थे वो सुनाए और इसी पर आज की चर्चा होगी। पीएम का पलटवार, विरोधी तार-तार। और आज की डिबेट में 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अजय आलोक जुड़े हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दुष्यंत नागर जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी जी जुड़े हैं, शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता हैं। और मेरे साथ जगनारायण सिंह यादव जुड़े हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं जेडीयू के। चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। डॉक्टर अजय आलोक, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री के इस भाषण में पुराने जुमले थे और जो सवाल उठाए थे विपक्ष के द्वारा उनका कोई जवाब नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? कौन से सवाल उठाए थे विपक्ष के द्वारा वो जानना भी तो जरूरी है। क्या ये सवाल कि चाइना हमारे अंदर आके बैठ गया है 4000 किलोमीटर लेके, ये सवाल बनता है कहीं से? उसका भी जवाब राजनाथ सिंह को एक बार नहीं है, चौथी बार उन्होंने दिया, लेकिन ना, चौकीदार राफेल वाली कहानी अभी तक चल रही है, चाइना घुस गया है। या ये वो सवाल? इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ कुछ हो सकती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का कह रहा है कि सरकार ने विदेश मंत्री को भेजा डोनाल्ड ट्रंप के पास बार बार कि डोनाल्ड ट्रंप न्योता दे दें प्रधानमंत्री को उनके शपथ ग्रहण का। आप देश की बेइज्जती कर रहे हैं साहब। ये तो मतलब ये तो जवाब देने लायक ही नहीं है कि आपका दिमागी संतुलन और आपका दिमाग का मेंटल लेवल किस लेवल तक है कि आप अपने देश को गिरा सकते हैं। ही इज़ नॉट फिट टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन। ये कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है अपने परिवारवाद के कारण कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को, जिसको मैं पागल कहता हूँ, नहीं पागल, ये काम सिर्फ वो भी सदन के फ्लोर में ये काम कोई पागल ही कर सकता है भाई।
जिसमें थोड़ी सी भी सेंस रहेगी ये बात कभी बोलेगा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या ये देश इतना भिखमंगा है कि दूसरे देश के सामने घिघियाएगा कि हमको बुला लो भाई अपने शपथ ग्रहण में? 140 करोड़ भारतवासियों का अपमान सदन के अंदर आप कर रहे हैं, तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होगा? किस सवाल का जवाब नहीं? देखिए, आज प्रधानमंत्री ने 95 मिनट की स्पीच दी अशोक जी। 95 मिनट में विपक्ष में मात्र 4 से 5 मिनट ही बोले हैं। 90 मिनट उन्होंने इस्तेमाल किया कि देश को कैसे कैसे हमने आगे बढ़ाया 10 साल में, किस किस स्कीम्स के तहत पैसे बचे हैं। उन्होंने अगर राजीव गांधी का रेफरेंस दिया कि एक जेंटलमैन प्रधानमंत्री थे, जेंटलमैन प्रधानमंत्री, वो कहते थे 1 रुपया चलता है तो वो 15 पैसा पहुंचता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, सोल्यूशन क्या दिया इसका? ये राजीव गांधी ने कब ये बात बोला था? 1986 में, 1986। ये 86 में ये बात, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड थी, और 86 से करते करते इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में 2014 आ गया, जब मोदी आके जनधन अकाउंट खुलवाना शुरू किए, और आज की तारीख में वो जनधन अकाउंट 49 करोड़ है। तो आप सोचिए कि 14 और 14 28 साल लग गए प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, लेकिन वाजपेयी जी शुरू करवाए, लेकिन वो पेस नहीं पकड़ा। जब तक पेस पकड़ता मनमोहन सिंह आ गए, उन्होंने भी कुछ की, वो पेस नहीं पकड़ा। आज हमारे पास जनधन अकाउंट 49 करोड़ है। आज हम डिजिटल डीबीटी के माध्यम से तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, लेकिन वो प्लग इन हुआ वो नहीं, लेकिन एक बात डॉक्टर अजय आलोक, जो विपक्ष कहता है, जैसे प्रधानमंत्री ने आज शौचालय की, घर नल से जल की बात की, विपक्ष कहता है ये रिपीटेटिव चीजें हैं, ये बार बार प्रधानमंत्री इन्हीं बातों को दोहराते हैं, कुछ नयापन नहीं होता। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी कहा कि बोर है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज हमने पहली बार सिविल न्यूक्लियर सेक्टर सिविलियंस के लिए खोला है, ये अपने आप में एक क्रांति लाएगी। प्रधानमंत्री ने और भी बहुत सारी बातें कही। आज प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मेडिकल कॉलेज 378 होते थे, आज बढ़ के 780 हो गए, वो ध्यान नहीं गया। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि पहले ओबीसी एससी की सीटें 7000 होती थी, आज बढ़ के 17000 हो गई। पहले एसटी की सीटें 6500 होती थी, आज बढ़ के 16000 हो गई, इस पे ध्यान नहीं गया। पहले ओबीसी की सीटें 14000 होती थी, आज बढ़ के 40000 हो गई, इस पे ध्यान नहीं गया। चक्कर है कि ये सुनना ही नहीं चाहते हैं काम की बात ना। काम की बात सुनेंगे तब देखेंगे कि हर वर्ग का कैसे कैसे आगे बढ़ने का काम हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे पहला मॉडल तो शिक्षा है। अगर आज हमारे एससी एसटी ओबीसी के छात्र मेडिकल में सीट बढ़ रही है, इंजीनियरिंग में सीट बढ़ रही है, नॉर्मल कॉलेजेस में सीट बढ़ रही है, आप ये देखिए बीजेपी की सक्सेस का रेट डायरेक्टली रिलेटेड टू शिक्षा है। पहली बार गुजरात में तब सरकार बनी जब इस देश का शिक्षा स्तर 62% पे आया, और उसके बाद हम लोगों ने कभी पीछे नहीं दिखा। जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। आज शिक्षा दर 83% है, हम 20 राज्यों में तीसरी बार सरकार चला रहे हैं, और तीसरी बार तो आज प्रधानमंत्री ने कह ही दिया कि अभी वैसे ही 3rd टर्म है, तो अभी कहीं बीजेपी नहीं जाने वाली है अगले 30-40 साल तक। चलिए, वो तो देश की जनता तय करेगी, और मुझे लगता है कि वक्त आने पर उसका फैसला होगा। लेकिन दुष्यंत जी, कौन से सवालों का जवाब आपको लगता है नहीं मिला विपक्ष को? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई सारी बातें बोली, और जो डॉक्टर अजय आलोक ने कहा ये बात ठीक है, हमने जरूर उस टेलीविजन की दृष्टि से, राजनीतिक जो है मसाले की दृष्टि से वो बाइट्स ढूंढी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, और कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा ही करेगा। बजट सत्र होगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होगा। तो कौन से सवाल है जिनका जवाब आपको नहीं मिला? अशोक जी, पहले तो मैं घोर आपत्ति इस बात पे दर्ज करता हूँ नेता प्रतिपक्ष के लिए, जो स्वयं को डॉक्टर कहते हैं, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी, और एक राष्ट्रीय चैनल जो कि प्रसार भारती के अधीन है, उसका एडिटर होने के नाते आपने उनको रोका नहीं, ये भी एक आपत्तिजनक बात है। खैर, इनकी मर्जी है, जो चाहे कहें। नहीं, मैंने आपत्ति जताई, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक ने उसको, खैर कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। मुस्कुराहट भी आपकी, आप भी मुस्कुराते हुए आपने आपत्ति जताई, ये विशेष तरीके की आपत्ति थी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि वो लोग कायर हैं जो सवालों का जवाब नहीं देते और चीजों को इधर उधर घुमाते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। और वर्तमान में जो सिस्टम में लोग भरे पड़े हैं वो ऐसे ही हैं। सवाल किया जाता है कि भाई आप हमें विधानसभा की और लोकसभा चुनाव की जो मतदाता सूची है दीजिए, वो नहीं दी जाती है। और अनेक बहुत सारे 20,000 करोड़ के विषय में पीछे स्रोत मांगे गए थे, वो नहीं दिए गए। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लगातार विपक्ष उठाता रहा है, उनके जवाब नहीं दिए जाते हैं। चाहे वो 2 करोड़ नौकरियां हो, 15 लाख रुपया हो,
जो अकाउंट में डालने के लिए कहा था कि मेरी सरकार बनते ही मैं सबके खाते में 15 लाख रुपया डाल दूंगा, आज तीसरी बार सरकार बन गई लेकिन किसी को 5 रुपया नहीं मिला। जैसा कि ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी ने देश का अपमान कर दिया, कौन सा ऐसा मीडिया है जिसने ये रिपोर्ट नहीं किया कि डॉक्टर जयशंकर वहां गए हैं प्रधानमंत्री के लिए इनविटेशन मांगने के लिए? आपने तो तब तो खंडन भी नहीं किया, ये तो खूब रिपोर्टिंग हुआ। अगर नेता प्रतिपक्ष कोई चीज अगर समाचार पत्रों में या विभिन्न जो प्लेटफॉर्म है समाचारों के वहां प्रकाशित हो रही है, उसका संदर्भ लेके क्या अटल जी ने नहीं कहा? सुषमा जी, दुष्यंत जी 1 मिनट, आपको आपकी बाकी बातों पर भी जवाब, लेकिन 1 मिनट मैं आप ही को मौका दे रहा हूं, मैं आप ही को मौका, सुनिए ना मैं आप ही को 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। अच्छा बोलिए। 1,76,000 करोड़ का सुषमा जी ने, अरुण जेटली जी ने 2G के ऊपर कितना बड़ा कैंपेन चलाया, वो कोर्ट में टिक नहीं पाया। कोर्ट ने कहा कि मैं सुबह 10 बजे से हम लोग 5 बजे तक बैठे रहे, कोई सबूत लेके आएगा, वो सारा झूठा साबित हुआ। तो क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आपके 10 सेकंड हो गए तो मैं आपसे एक सवाल, आपके 10 सेकंड हो गए तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हालांकि मैंने आपके 2-3 पॉइंट नोट किए, लेकिन मैं स्पेसिफिक एक सवाल, कौन से मीडिया में खबर आई ये कि जो है विदेश मंत्री गए हैं नहीं सुनिए, एक मिनट, मेरा पूरा सवाल हो जाए दुष्यंत जी, मेरा पूरा सवाल हो जाए। कौन से मीडिया ने इसको एक सीरियस खबर की तरह से दिया? मुझे आप एक अखबार दिखाइए। ये जो खबर आई थी, ये सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसको खबर की तरह प्रेजेंट किया और उसके बाद फिर कुछ एजेंडाधारी, आप मीडिया कह रहे हैं, अगर आप वायर की बात करेंगे, अगर आप इन सब की बात करें तो मैं तो उनको मीडिया मानता नहीं, वो एजेंडाधारी हैं। आप मुझे देश का कोई प्रतिष्ठित अखबार बताइए, कोई न्यूज चैनल बताइए प्रतिष्ठित, जिसने ये खबर दी हो कि वो इसलिए गए थे कि, मुझे एक का नाम बताइए। देखिए, अब आप बात प्रतिष्ठा पे आ गई। सबकी प्रतिष्ठा का विश्लेषण करने का अपना अलग अलग तरीका। आपको वायर प्रतिष्ठित नहीं लगता, किसी को कोई प्रतिष्ठित नहीं लगता। देश में 140 करोड़ लोग हैं। अच्छा चलिए, मैं मान लीजिए, अच्छा ठीक है, मेरा प्रतिष्ठित हटा दीजिए, मैं प्रतिष्ठित शब्द वापस ले लेता हूं। दुष्यंत भाई, मैं प्रतिष्ठित शब्द वापस ले लेता हूं। कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बताइए, कौन सा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बताइए। सैकड़ों वेरीफाइड हैंडल जो मीडिया से जुड़े हैं, उस पे ये खबर निरंतर, सैकड़ों वेरीफाइड हैंडल जो मीडिया से जुड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी वक्त जब ये खबर चल रही थी, ये चर्चा हो रही थी, हमारे सम्मानित विदेश मंत्री वहीं थे। आज आप बताइए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगा के वायुसेना के विमान में भारतीयों को लाया गया। क्या देश का अपमान नहीं हुआ आज? हाँ, क्या इसके जवाब देंगे? नहीं, आप ये सवाल पूछिए ना, इसका जवाब मैं लूंगा। आप ये सवाल पूछेंगे, मैं इसका जवाब लूंगा। एक मिनट मैं ले रहा हूं, मैं लेता हूं, मैं तुरंत लेता हूं। अजय जी रिस्पॉन्ड, एक मिनट, अजय जी जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जो आपने कहा ना, दुष्यंत जी सुनिए, मेरी बात सुनिए दुष्यंत जी। ये जो आपने कहा कि ट्विटर पे कुछ वेरीफाइड हैंडल, ट्विटर पे आजकल वेरीफाइड हैंडल जो है 900 रुपए देकर आता है। 900 रुपए देकर कोई अपना ट्विटर हैंडल वेरीफाइड करा ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वो सूचना जो है विदेश मंत्री, वो विदेश मंत्रालय पे बोलने लगे, विदेश नीति पे बोलने लगे, जयशंकर वहां बैठे हैं। एक मिनट सुनिए ना, नहीं, सुनिए ना। ऐसे तो राहुल गांधी जब विदेश में रहते हैं तो उसके बाद कोई ट्विटर हैंडल लिख दे कि राहुल गांधी जो ISI एजेंट से मिले, तो आप कहेंगे वो खबर सही है क्योंकि ट्विटर पे एक वेरीफाइड हैंडल ने दिया है। मुझे लगता है थोड़ा जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। लेकिन जो आपने सवाल उठाया, आलोक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, एक मिनट दुष्यंत जी सुनिए। सबसे पहली बात कि जब विदेश मंत्री वहां पे गए थे तो उस वक्त ट्रंप पावर में नहीं आए थे, उस वक्त बाइडेन ही राष्ट्रपति थे। वो NSA से मिलने गए थे और वहां पर बाइडेन सरकार के NSA से मिले और उसके विदेश मंत्री से मिले। ये खुद हमारे विदेश मंत्री ने कहा। एक, इसलिए ये बात आपकी झूठ है। नंबर 2, आज जो भारतीय US से आए हैं 205, ये सब इलीगल इमिग्रेंट्स थे वहाँ। वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब हम भारत से भी, यहाँ से बांग्लादेशी रोहिंग्या को भर भर के भेजेंगे उन्हीं के घर वापस, और उस वक्त आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि उनको बसाने वाले तो आप लोग।
उनको बसाने वाले आप लोग हो। एक मिनट, अभी क्यों? अरे भाई, बीच में नहीं बोलना जाता है। एक एक करके बीच में बोलने दुष्यंत जी एक एक करके देखिए, दुष्यंत जी एक एक करके दुष्यंत जी एक एक करके। मैंने आपको रोका नहीं था, आपको जब रोका आपने कहा मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैंने आपको 25 सेकंड दिए। अब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो उनको जवाब देने दीजिए। प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है ना, ज्यादा जब बुखार उखार चढ़ जाता है तो आदमी ज्यादा बोलने लगता है। दुष्यंत जी ऐसे कैसे? दुष्यंत जी ऐसे कैसे? दुष्यंत जी, प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है ज्यादा बुखार चढ़ने पे आदमी ज्यादा बोलने लगता है, और जब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब भी बिना बात कहा है बाएं साएं करने लगता है। वही कर रहे हैं दुष्यंत जी, और क्या कर रहे हैं आप? एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश का बोलेगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश का बोलेगा कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट, और उसको कहते हैं कि मैं बहुत आपत्तिजनक बात बोल रहा हूं। इस देश का नेता विपक्ष कहेगा कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। क्या बात कर रहे हैं आप लोगों का? दिमाग कहां चला गया? ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन मैं जो बिंदु उठे मैं उन पर आऊंगा, महाराष्ट्र पर भी आऊंगा, बाकी बिंदुओं पर भी आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद, क्योंकि कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स मेरे पास भी हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि जो दुष्यंत जी अखबार में, किसी चैनल में प्रतिष्ठित छोड़ दीजिए, किसी जगह पर आना अलग बात होती है, और सोशल मीडिया पे कोई ट्वीट वेरीफाइड हैंडल कुछ लिख दे, उसकी कोई कीमत नहीं होती। इस तरह से कोई भी कुछ भी लिख सकता है, और लिखते हैं लोग, उसमें उसको खबर कहना वो मुझे लगता गलत है। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दो टूक आप देख रहे हैं, और दो टूक में आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर जवाब दिया आज, और उसी पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से डॉक्टर अजय आलोक जुड़े हुए हैं, दुष्यंत नागर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, किशोर तिवारी शिवसेना UBT के वरिष्ठ नेता है, जगनारायण सिंह यादव है, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर JDU के। और चर्चा आज यही है, प्रधानमंत्री का वार, विपक्ष तार तार। किशोर तिवारी जी, आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत जी ने कहा, मैं दुष्यंत जी का जवाब भी दे दूंगा, और उसके बाद आपसे भी मेरा सवाल होगा उसी संदर्भ में। ये जो महाराष्ट्र का बात उठी, जिसको दुष्यंत जी ने उठाया, ये डेटा ही गलत है। जो राहुल गांधी ने डेटा दिया वो पूरी तरह से गलत है। राहुल गांधी ने कहा 70 लाख मतदाता जुड़ गए, संसद के अंदर ये डेटा दिया। ये डेटा बिल्कुल गलत है। 70 लाख मतदाता नहीं थे, 40 लाख वोटर बढ़े हैं, और उसका भी एक मेरे पास ब्रेकअप है, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा जहां जहां वोटर बढ़े वहां पर बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी का यह डेटा भी पूरी तरह से गलत है। जहां जहां वोटर बढ़े ऐसी 87 सीटों पर विपक्ष जीता है। तो ये संसद के अंदर इस तरह से गलत बयानी करना, इस तरह से फेक नैरेटिव रखना, ये कहां तक उचित है? आपने मुझसे पूछा या? जी जी, मेरा आपसे ही है। मैंने दुष्यंत जी को जवाब दिया, दुष्यंत जी ने जो फैक्ट उठाया उसको मैंने सही किया, और आप बाकी आप बताएं। नहीं, देखो, महाराष्ट्र के चुनाव पे तो पंतप्रधान कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मैं महाराष्ट्र के किसान मूवमेंट से जुड़ा हुआ हूं और देहातों में घूमता हूं। उन्होंने खुशी जताई थी महाराष्ट्र और जो है हरियाणा के चुनाव पर।
नहीं, मुझे पूरा बोलने देना। बिल्कुल आप अशोक बोलिए। जी, नहीं, आपने क्या कहा है? कुछ नहीं बोले तो उनका जिक्र किया था उन्होंने, अब आप बोलिए। दूसरा, उन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन अजय आलोक ने जो कुछ कहा कि वो 5 मिनट विपक्ष के खिलाफ बोले और बाद में सब सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मैं अभी बताता हूं, मुझे फेडरल कास्ट्रो की याद आई, वीके बेनन की याद आई, जो 7-8 8-8 घंटे भाषण के रिकॉर्ड बना के बैठे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के भाषण में 45 मिनट उन्होंने आलोचना की। उन्होंने एक बात की, एमएसएमई की बात की। देखो, एमएसएमई के बहुत बुरे हाल हैं। उन्होंने किसानों की बात की, लेकिन किसानों की आमदनी दुगनी करने पे बात नहीं की। उन्होंने कहा था मैंने घर सबको पक्के मकान दूंगा, उस पर बात नहीं की। उन्होंने एक दावा किया कि 12 करोड़ लोगों को हमने नल से पानी पहुंचाया। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर जी को ये इंफॉर्मेशन दी गई है। उन्होंने चुनाव में भी बोला, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। उनकी जो अमृत योजना थी, वो योजना अभी भी अधूरी पड़ी है। घर के मामले में ऐसा हुआ है कि जो घरों का आंकड़ा उन्होंने दिया वो भी आधे अधूरे पड़े हैं। अभी कैसा है कि प्राइम मिनिस्टर प्रामाणिक तरीके से एक ही बात बोली कि 10 साल में कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने नहीं आया। शायद यही प्रामाणिकता है कि उनको तीसरी बार लोगों ने चुन के दिया। लेकिन कितने दिन तक परिवारवाद और ये सब इसमें ही अटके रहोगे तुम? हाँ, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार नहीं होना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश की आर्थिक समस्याओं पे 10 साल के अंदर जो उनके दावे हैं, वो दावों में सच्चाई नहीं है। ये मैं बहुत ही बुनियादी तौर पे बोल रहा हूं। जैसे उन्होंने, उनका क्या है कि महिलाओं के सक्षमीकरण के लिए कहा था कि इतनी 1 लाख लखपति हो गई बहना। अभी मुझे बताइए आप, अगर किसान सक्षम हो गए तो किसान सम्मान योजना क्यों चालू की? बहनें सक्षम हो गई तो बहनों के लिए लाड़की बहना योजनाएं सर राज्यों में क्यों चालू हुई? और मैं कह रहा हूं प्राइम मिनिस्टर को, आपकी प्रामाणिकता है, आप बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं, लेकिन आपकी टीम ही खराब है, आपके पास ढंग के लोग नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जितने क्लेम किए, जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के बारे में किया, अरे वो तो आयुष्मान योजना में पहले से लाभार्थी थे, क्योंकि वो उनकी आय पहले ही उससे कम है आयुष्मान योजना के लिए। तो 1 करोड़ लोगों को हमने वो दिया। अभी उन्होंने सोलर एनर्जी का नहीं बताया, नहीं तो एक वो झूठा आंकड़ा लेके आते कि इतनी एनर्जी हम जनरेट कर रहे। न्यूक्लियर एनर्जी की बात की उन्होंने, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें उनको लिख के दी जाती है, लेकिन वास्तविकता में देश ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और एमएसएमई के अंदर या छोटे रोजगारों के अंदर बुरी दशा में जा रहा। उन्होंने ये कहा, देखो ये कहा कि हम इलेक्ट्रिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खिलौने का इंपोर्ट कम हुआ है। मैं अभी बता रहा हूं कि वास्तविकता आधा बाजार, किशोर जी एक चीज, किशोर जी एक बात दो ना। मैं बहुत गंभीर विषय पे बोल रहा हूं। सर, गंभीर विषय पर आपने जो बोला, मैं उस गंभीर विषय पर एक जवाब भी दे रहा हूं। पहले तो मैं गंभीर विषय पर नहीं, लेकिन हल्का फुल्का पर फिर भी थोड़ा गंभीर विषय। आपने कहा प्रधानमंत्री की टीम अच्छी नहीं है। लोग तो सोच रहे थे कि आप भी प्रधानमंत्री की टीम में कुछ दिन में शामिल हो जाएंगे। अभी आप प्रधानमंत्री की टीम में आया नहीं, तो अगर कोई आने का इरादा हो तो जरूर बता दीजिए, शायद आपके आने से प्रधानमंत्री की टीम मजबूत हो जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात जो मैं आप गंभीरता से कह रहा हूं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री, डेटा आप लोग कहां से लाते हैं सर? आरबीआई का डेटा मानेंगे नहीं मानेंगे? आरबीआई का डेटा कहता है कि 10 साल में 17 करोड़ 90 लाख रोजगार जनरेट हुआ है। 17 करोड़, और 2024-25 में 4 करोड़ 60 लाख, ये आरबीआई का डेटा कह रहा है। तो आप प्रधानमंत्री को भी कह देंगे झूठ बोल रहे हैं संसद में, आरबीआई का डेटा नहीं मानेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में कोई बात चली जाएगी उसको नहीं मानेंगे। तो सर आप मानते किसको हैं? पहले तो ये तय कीजिए, गांधी परिवार डेटा कौन सा डेटा आप मानेंगे? आलोक जी तुम तो बोलो ही मत। अभी तुमने सर वही तो जवाब देने के लिए बैठे, आपका वो काहे नहीं बोलेंगे? अरे मैं बीच में नहीं बोलो। जब बड़े लोग बोलते तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। अरे मैं बता रहा हूं। अरे मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं
प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि मेडिकल कॉलेज के हमने इतने सीटें बढ़ा दी और इंजीनियरिंग की इतने सीटें बढ़ा दी। देखो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 100 टाइम्स बढ़ गया। अब रोजगार की आपने बात की, एमटेक लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 20,000 रुपए महीने पे जॉब है। एवरेज नए बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब जिसका आरबीआई जिक्र कर रहा है वो 8,000 रुपया महीना है। देखिए आप है ना, देश की वास्तविक समस्याओं से जब तक छुपते रहोगे और तब ओके सर मुझे बाकी मेरे साथ चौथे मेहमान भी, उनको भी जिक्र करना है, उनको भी इस डिबेट में लाना है और समय भी कम है, आज मेरे पास ब्रेक भी ज्यादा है। आलोक जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जाऊंगा आगे। देखिए किशोर जी हमेशा बुनियादी बात ही करते हैं। किशोर जी गांव में ही घूमते रहते हैं, किशोर जी लोगों के बीच में ही जाते हैं। महाराष्ट्र में भी लोगों के बीच में ही जा रहे थे, गांव में ही जुआ रहे थे। बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंद कर रहे थे। बोरिया बिस्तर बंद किसका हुआ किशोर जी? शिवसेना यूबीटी। बोरिया बिस्तर बंद हुआ तो आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं ये तो रिजल्ट बताता है। नंबर एक। अब एक मिनट, अब आप क्यों बीच में बोलने लगे? बड़े बूढ़े ऐसे नहीं करते हैं, बड़े बूढ़े ऐसे नहीं करते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं, है ना? बड़े बूढ़े बीच में नहीं बोलते हैं, सुनते हैं। देखिए दो तीन बातें आपको बता देता हूं किशोर जी। पहली बात, गांधी परिवार की भक्ति करना बंद कीजिए, बाला साहब की आत्मा को कष्ट होता होगा। उनकी लाइन पे चलिएगा तो जो भी बचा खुचा 19-20 MLA भाग जाएंगे आपको छोड़ के, अकेले रह जाएंगे उद्धव ठाकरे घर में ढंढनाते हुए, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। अभी भी बाला साहब ठाकरे को याद करके वापस बैक टू द रूट्स हो जाइए, उसमें भलाई आपकी, जिंदा रहिएगा। नहीं तो राजनीतिक मृत्यु तो हो चुकी है आप लोग की। अरे आप लोग खुले आंखों वाले अंधे हैं भाई, आपको दिखता नहीं है। ये योजना क्यों शुरू की? 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उनको सबल नहीं देंगे तो वापस गरीबी में चले जाएंगे। उनको गरीबी में वापस नहीं जाने देना है, इसलिए योजनाएं होती हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने हाउस में कहा है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे नहीं। आपने कहा कि किसानों के बारे में बात नहीं की, इसके बारे में बात नहीं, किसके बारे में बात नहीं की? प्रधानमंत्री जी ने। ये जितने सीड इवोल्यूशन हमने किया है, जो बजट पे पैकेज आया है, किसान सम्मान निधि, आपने कहा क्यों? धन धान्य योजना क्यों? धन धान्य योजना कौन सी योजना है? 110 जिले में चलेगी, वैसे जिले में जहां पे जमीन की यूटिलाइजेशन नहीं है बिकॉज ऑफ नॉन इरिगेशन एंड बिकॉज ऑफ फ्लड्स। हमारा कोशी प्रोजेक्ट उसी में से जा रहा है और उसके कारण कोशी के बगल के 8 जिले जो पानी में डूब जाते हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे। ये है हमारी योजना। सुना कीजिए ना, कान खोल के अच्छे से सुना कीजिए तो सब सवालों का जवाब मिलेगा। अब सिलेक्टिव सुनिएगा, सिलेक्टिव बोलिएगा तो फिर तो कुछ होगा नहीं। दिक्कत उस पर आती है जब एक डेटा पीएम देते हैं, एक डेटा आरबीआई देता है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो सोर्स है वो भी आपको बताना चाहिए कि अल्टीमेटली आरबीआई से बड़ा सोर्स आपके पास कौन सा है रोजगार के उसमें। ठीक है, आपने कहा कि सैलरी कम है, 8,000 पे शुरुआत हो रही है। हो सकता है आपका ये जो है डेटा सही हो, उसमें मैं इनकार नहीं करता। हो सकता है कि जो है लोगों को 8,000 की जॉब से शुरुआत करनी पड़ रही हो। लेकिन सर मुझे तो अच्छी तरह से याद है, मैंने अपनी जब जॉब शुरू की थी तो 2,500 रुपये मेरी पहली वेतन था। तो सर शुरुआत तो कहीं ना कहीं छोटी होती है। शुरुआत में आप सोचें कि हर कोई लाख रुपए की नौकरी शुरू करेगा, ऐसा भी नहीं होता। मुझे लगता है थोड़ा सा मैं जवाब दे देता हूं। एक मुझे ब्रेक लेना है, एक मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आओ। एक मुझे ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आऊं जी, इस छोटे से ब्रेक के बाद। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो।
तभी कहते हैं दिल से खिला। सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। तो आप देख रहे हैं पीएम का पलटवार, विपक्ष तार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आऊंगा सर, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जयनारायण जी को इस डिबेट में लाना है। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। जयनारायण जी, 2 वर्जन है प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद, एक सत्ता पक्ष का बीजेपी का वर्जन है, एक विपक्ष का वर्जन है। आप हैं तो सत्ताधारी जो है गठबंधन में, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के साथ तो है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नहीं है। क्या कहेंगे इन 2 वर्जन पर? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री ने जो डेटा दिए, प्रधानमंत्री ने जो देश की तरक्की की एक तस्वीर खींची, कितना आपको लगता है जमीन पर वो तस्वीर जो है वो सही है? देखिए श्रीवास्तव जी, ये कांग्रेस के भाई और ठाकरे साहब के आदमी, ये लोग इतिहास को बहुत बढ़िया से नहीं समझ पा रहे हैं। अतीत के अनुभव से भविष्य का निर्माण होता है, लेकिन ये लोग अतीत के लाश को कंधों पर लेके घूम रहे हैं। अतीत के अनुभव से भविष्य का निर्माण होता है, लेकिन कांग्रेस और ये जो इनके प्रवक्ता हैं ठाकरे साहब के, ये लोग अतीत के लाश को कंधों पर लेकर घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो धन्यवाद प्रस्ताव में जिन बातों का जिक्र किया, उन बातों का तो ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि हम लोग लोहिया, जयप्रकाश और कर्पूरी के लोग हैं, हम लोग समाजवादी धारा के लोग हैं, और हमारे बहुत बड़े नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी के कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया, आप जानते होंगे। और उन्होंने क्या कहा कि नेहरू सुबह में कुछ और शाम को कुछ बोलते हैं, और राहुल गांधी जो इंडियन स्टेट के बारे में बोल रहे हैं, तो मेरी समझ है कि स्टेट में और गवर्नमेंट में उनको अंतर नहीं समझ में आता है, नहीं तो इस तरह की बात नहीं बोलते। वो सरकार और स्टेट में अंतर को नहीं समझ पाते हैं। पता नहीं कितना पढ़े हैं, सोशल साइंस की नॉलेज है कि नहीं। स्टेट जो बना है वो संवैधानिक ढांचा के आधार पर बना है, और सरकार तो जनता बदलते बनाते बिगाड़ते रहती है। और जहां तक काम का सवाल है, तो एनडीए सरकार ने जो 10 साल में 15 साल में वाजपेयी जी शुरू किए, इस काम को पहला आदमी वाजपेयी जी ने विकास के गति को एक्सेलरेट करने का पहला काम किए। और इस दुनिया के अंदर वो अर्थव्यवस्था पर बोल रहे हैं ठाकरे साहब, इनको सोचना चाहिए कि जब देश एक वैश्विक इकोनॉमी में हम लोग जुड़ गए हैं, तो उसके भी रिपरकशन होंगे। और इस इकोनॉमी को दुनिया के अंदर मेरिटोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण अर्थव्यवस्था दुनिया में लागू है, और इस अर्थव्यवस्था में बहुत उतार चढ़ाव बदलाव हो रहे हैं, और रोजगार भी बढ़ रहे हैं, काम भी मिल रहे हैं। लेकिन ये लोग का मामला है कि इनको तो बस वही रटी रटाई, आज इनको जातीय जनगणना का भान हुआ है। ये जातीय जनगणना पर बात कर रहे हैं राहुल गांधी। काका कालेलकर आयोग को कौन खत्म किया? जो पारित प्रस्ताव को इन्होंने रद्द कराया, ये संविधान की बात करते हैं। खैर नहीं, जगनारायण जी, अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जाति व्यवस्था को लेकर के और जो आरक्षण को लेकर बहुत सारी चीजें निकलेंगी। लेकिन आपने जो एक बात जिक्र करी दुष्यंत जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र अभी आलोक जी ने भी किया था। क्योंकि ये इस पर मैं पहले भी बहुत डिबेट कर चुका हूं, लेकिन आज क्योंकि प्रधानमंत्री ने उठाया, तो ये भाषा जो राहुल गांधी की भाषा है कि भैया इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है, इस पर आज तक कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, बल्कि कांग्रेस इसको जस्टिफाई करने में लगी। नहीं, इंडियन स्टेट का मतलब है, जबकि इंडियन स्टेट की व्याख्याएं जो है तमाम तरह से व्याख्याएं हो चुकी हैं, संविधान के किताबों में हो चुकी है, बाकी सब हो चुकी है। तो क्या ये भाषा जो संविधान की कॉपी लेकर घूमता है, उसको ये भाषा शोभा देती है कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं हम? ये इंडियन स्टेट और सरकार मानता है। हाँ, सर, मेरा दुष्यंत जी से सवाल जी। आज का कांग्रेसी जी, मेरा सवाल दुष्यंत जी से नहीं समझ पा रहे हैं। जी, बिल्कुल, मेरा वही सवाल है दुष्यंत जी से। दुष्यंत जी, अशोक जी, उनके भाषण को आप जब वो दे रहे थे उस दिन का अगर सुनेंगे पूरा, सर मैंने तो वो चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। तो मेरा ये मानना है कि मुझे लगता है उन्होंने जो इंडियन स्टेट शब्द का प्रयोग किया, वो चुनाव आयोग को केंद्र में रख के किया। उसको वहीं तक देखना चाहिए। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम अगर चुनाव आयोग स्टेट नहीं होता है भाई।
चुनाव आयोग कब से नहीं, स्टेट एक मिनट जगनारायण जी, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। उसको उस तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे श्रीमती गांधी के भाषण के ऊपर ही 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता एकदम से हो हल्ला किया हुआ है राष्ट्रपति महोदया के लिए। अगर आप उनके श्रीमती गांधी के उस बयान का सार देखें तो उसका सार ये है कि ये राष्ट्रपति का अभिभाषण उत्साहवर्धक नहीं था, अगर उसको हिंदी में मैं अपने तरीके से परिभाषित करूं। लेकिन ये क्या है कि तिल का ताड़ बना देना, विषय को घुमा देना। जैसे अभी इन्होंने कह दिया कि 17 करोड़ नौकरियां मिल गई, 3 लाख पद तो सेना में खाली हैं, 10 लाख पद केंद्रीय नौकरियों में पद खाली होंगे। मैंने तो आरबीआई का डेटा दिया नौकरी को लेकर। सर इन्होंने कहा तो मेरे को जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं, आप दीजिए, लेकिन मैं तो आरबीआई का डेटा दे रहा हूं। निकाल दिया, बिजली कर्मियों को आज निकाला है जो संविदा पे काम कर रहे थे। कहां से आगे भाई 17 करोड़, बताओ तो सही कहां से आगे। सर ये तो आरबीआई से आपको, सर आरबीआई से मुझे लगता है आपको आरबीआई में एक आरटीआई डाल देनी चाहिए। ये जो चाहते हैं कहते हैं और अपना चल देते हैं। सर दिक्कत तो यही है ना, सुनिए ना, आपने बिल्कुल सही, सुनिए आपने दुष्यंत भाई बिल्कुल सही कहा कि किसी भी आदमी को कुछ भी कह के नहीं निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो आरबीआई ने अगर डेटा दिया, मैं तो कह रहा हूं कि आप आरटीआई लगाइए, मालूम कीजिए आरबीआई से ये कहां रोजगार है। लेकिन दूसरी बात ये है, जो बात आप कह रहे हैं वही बात तो राहुल गांधी पर लागू होती है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा आज सेना प्रमुख की टिप्पणी को लेकर? राहुल गांधी ने कितनी सफाई से कहा कि प्रधानमंत्री का बयान और था, सेना का बयान और था। रक्षा मंत्री ने आज साफ तौर पर बताया सेना का बयान क्या था। अब सेना के बयान को भी लेकर आप अगर डिस्टॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि नहीं पुअर लेडी का मतलब तो होता है हमने सहानुभूति जताई, स्टेट से लड़ने का मतलब आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि वो तो चुनाव आयोग से लड़ाई थी। तो ऐसे थोड़ी चलता है ना शब्दों को लेकर इस तरह से। अगर आपकी भाषा कमजोर है तो उनको भाषा की ट्यूशन दीजिए ताकि उनको पुअर लेडी का मतलब समझ में आए, उनको स्टेट से लड़ाई का मतलब समझ में आए। उनको ये सब भाषा समझ में आ जाएगी तो शायद गूफ अप ना हो। सर अगर चाइना का हमारे साथ कोई सीमा पे तनाव नहीं था तो पिछले दिनों हमारे एनएसए की और उनके विदेश मंत्री की बात, सर तनाव नहीं था ये किसने मना किया? सर एक बात बताइए, फिर खबरें आ रही नहीं फिर वही ट्विटर पे किसी का वेरीफाइड हैंडल से आप खबरें लेते हैं सर। अरे भाई तो अरे अब इस पे अगर नेता प्रतिपक्ष बात करते हैं, मैं फिर वही कह रहा हूं सर, आपने बिल्कुल सही कहा दुष्यंत जी। मेरा ऑब्जेक्शन इसी बात पे है। खबरें 2 तरह से आती हैं, एक ट्विटर पे वेरीफाई हैंडल जो 900 रुपए देकर वेरीफाई करा लेता है, और एक सेना का अध्यक्ष जो जवाब बयान देता है। अब आप सेना का अध्यक्ष का बयान छोड़ करके ट्विटर पर जो वेरीफाई 900 रुपए लेकर हुआ उसकी खबरें उठाकर अगर आप करेंगे तो फिर तो विवाद होगा ना। मंत्री महोदय के बयान की बात कर रहा हूं मैं तो सेना प्रमुख की टिप्पणी को लेकर बात कर रहा हूं सर। मैं सेना प्रमुख की टिप्पणी, आप सेना प्रमुख की टिप्पणी को कैसे डिस्टॉर्ट कर सकते हैं? विपक्ष के नेता को यह शोभा तो नहीं देता ना कि सेना प्रमुख की टिप्पणी को आप डिस्टॉर्ट करके बोले। एक छोटा सा और ब्रेक ले रहा हूं, आ रहा हूं इस ब्रेक के बाद। देखिए MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सर पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। तो
तो आप देख रहे हैं मोदी का पलटवार, विपक्ष तार इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे उन सबका एक एक करके जवाब भी दिया, सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई, लेकिन विपक्ष जो है वो मानता नहीं। विपक्ष अभी भी जवाब से संतुष्ट नहीं, कह रहे हमारे सवालों के जवाब तो मिले नहीं। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से किशोर तिवारी जी, मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैंने सवाल उठाए थे और जो महाराष्ट्र को लेकर सवाल उठाए, उस पर भी बड़े साफ तौर पर जो है प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। अगर कोई, आपने कहा प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, इन पर महाराष्ट्र पे नहीं बोले। अगर महाराष्ट्र पे राहुल गांधी गलत डेटा दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री उसमें क्यों जाएं? क्यों उसको जो है जस्टिफाई करें कि हाँ उस विषय में जाना? एक मैं पहले बता देता हूं, डॉक्टर अजय के आलोक जी की बात से कि मैंने निर्मला सीतारमण जी का जो बजट आया जिसमें जो उन्होंने मिशन दिया है कि एग्रीकल्चर के लिए, उसका स्वागत किया है। और 12 लाख तक उन्होंने जो इनकम टैक्स फ्री किया उसका भी स्वागत किया, और 1 लाख तक उन्होंने जो सीनियर सिटीजन को दिया उसका भी स्वागत किया। जो अच्छी चीजें अब उन्होंने विजन बदला है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन ये 10 साल का रिकॉर्ड अपन देखते हैं तो उनका विजन बिगड़ा हुआ था, ये उन्होंने पहली बार एडमिट किया। अब आपने ये बोला कि महाराष्ट्र के अंदर कहीं 72 लाख वोटर्स बढ़ाए गए और करीबन 28 लाख वोटर्स काटे गए। ये सब कुछ हुआ है? नहीं सर, 72 लाख वोटर नहीं बढ़े, गलत डेटा है ये। अरे भाई, आप राहुल गांधी का डेटा रिपीट कर रहे हैं, गलत डेटा है सर। अरे मैं, अशोक जी मेरी बात सुनो, वो पूरी अगर बढ़े हुए और कटे हुए काटे तो 40-42 लाख होते हैं। ये आपकी बात बराबर है, मेरी बात सुनो तुम। लेकिन चुनाव के जो नतीजे आए वो अपोजिशन को पच नहीं रहे, ये भी बात मानो। वो तो बात ठीक है, बिल्कुल नहीं पचेंगे, वो तो मैं मानता हूं। इतनी बुरी तरह हारे हम, इतनी बुरी तरह थोड़ी हारने वाले थे। लोग तो बोल रहे थे कि बीजेपी के 50 सीटें आएगी और उनकी 235 आई और हमारी 50 हो गई। अब बताइए ना, अगर हम 50 नहीं 20 नहीं है, अरे भाई 45 और 5, और तुम अजय है ना, हमारे ये जख्म है उसको ऐसा उकेरा मत कीजिए। अब बार कह रहा हूं तुमको, 20 तुम्हारे भी 2 आए थे। अभी हमको 5 साल के बाद लोग सर पे उठाएंगे, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ऐसा अगर विपक्ष मांगता है तो मोदी जी ने मान लेना चाहिए। ऐसी बात मैं मोदी जी को कहता हूं। अजय जी रिस्पॉन्ड कीजिए, बैलेट पेपर से चुनाव पर आगे नहीं बैठे। मैं दोनों के लिए बोलता हूं। बैलेट पर चुनाव होगा, हार जाएंगे तो दुष्यंत जी और किशोर जी के लिए एक ही बात है कि चालाकी, कुटिलता और बेहयाई, इन तीनों के मिश्रण को आज के जमाने में होशियारी कहते हैं। तो आप लोग होशियारी मत कीजिए, ठीक है ना। जनतंत्र में जनता का सम्मान करना चाहिए, जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आपको रिजेक्ट किया किशोर जी, और ये रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि जो शिव सैनिक थे वो बाला साहब को देखना चाहते हैं, बाला साहब की आग वाली शिवसेना को देखना चाहते हैं। वो तुष्टीकरण वाले उद्धव ठाकरे को नहीं देखना चाहते हैं। वो कांग्रेस की गोद में बैठने वाले उद्धव ठाकरे को नहीं देखना चाहते हैं। वो राहुल गांधी के पैर छूने वाले उद्धव ठाकरे को नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है ना। आपने विचारधारा छोड़ी, जनता ने आपको छोड़ा, सच्चाई तो यही है। और जहां तक रही 70 लाख 40 लाख, चुनाव आयोग ने क्लियरिटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीज का ब्यौरा दिया है। आप जाइए कोर्ट, मना किसने किया है? आप हर चीज में एक कंफ्यूजन करना। और दूसरी बात, ये रिजल्ट तो तय था, ये रिजल्ट तो महाराष्ट्र में होना ही था। तो मैं कह रहा हूं दिल्ली में रिजल्ट देखिएगा, दिल्ली में रिजल्ट देखिएगा। बैलेट करके क्या हो जाएगा आपको? हर हारने वाला बैलेट पे ही चला जाता है। लोग तुम जैसे चुनाव हारने लगते तो बैलेट में जाते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? धांधली होने वाली है मुंबई में? नहीं वही कह रहा हूं, होने वाली है, अभी आने वाला है ना। देखिए अभी शुरू होने वाला है वो बृहन मुंबई म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव। उसमें भी ओपनिंग नहीं मिलेगी, कर लिया है, उसमें भी ओपनिंग नहीं मिलेगी। मैं बता रहा हूँ, 15 सीट भी नहीं आने वाली है उद्धव ठाकरे को। यानी दिल्ली में चुनाव में लोग वोट को नहीं, बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे को 15 भी नहीं आएंगे। सर दिल्ली थोड़ा सा अभी दूर है। कल सुबह तक का वक्त है। दिल्ली का चुनाव नतीजा 8 तारीख को आएंगे, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरी आज की डिबेट दिल्ली पे नहीं है। लेकिन जो आपने कहा ना किशोर जी,
दिक्कत वही है कि आपको चुनाव जो परिणाम है, आपने कहा विपक्ष जो है भाई हमको जो है दर्द तो होगा ही, तो आपने जो कहा वो बात सही है। विपक्ष को चुनाव हारने पर दर्द होगा और किसी पार्टी को होगा, इसमें सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है। जो पार्टी हारती है चुनाव, जो पार्टी हारेगी उसको दर्द होगा, लेकिन सवाल है दर्द के कारण आप चुनाव आयोग को ही जो है बार बार वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करें। मुझे लगता है ये जो है ये स्टेट से लड़ाई ही है कि भैया राजीव कुमार बीजेपी के आदमी हैं और जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, कैसे कैसे बिहार में तो बैठे हैं, अजय जी भी बिहार के हैं और यादव जी भी बिहार के हैं, उन्होंने देखा होगा बिहार में किस तरह से बैलेट पेपर पे लूटे जाते थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें करना थोड़ा सा जो है इंदिरा गांधी के लिए कैसे लूटे गए थे 1975 में, थोड़ा सा इमेच्योर लगता है मुझे। इससे लगता है कि इससे बचना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भीड़ में यही हुआ। अभी एक छोटा सा ब्रेक, फिर अंतिम टिप्पणी के लिए आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। चलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के जवाब पे बात कर रहे हैं जल्दी से। दुष्यंत नागर, कुल मिलाकर देखिए विपक्ष को थोड़ा सा इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा जो जमीनी हकीकत है। क्या विपक्ष जमीनी हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्या? देखिए जमीनी हकीकत तो भाजपा स्वीकार नहीं कर पा रही, हमारी बातें तो सही साबित हो। कैसे? हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, इनका संविधान में भरोसा नहीं है, ये लोकतांत्रिक है। मान लो नेता प्रतिपक्ष ने गलत कोई टिप्पणी कर दी, झूठी बात थी, मैं ये मान लेता हूं वहां पे हमारे विदेश मंत्री नहीं गए थे आमंत्रण लेने के लिए, तो विदेश मंत्री खड़े होते कहते हैं कि भाई ये जो रिपोर्टिंग है, जो आपको जानकारी है वो सत्यता से परे, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये जो हंगामा खड़ा करते हैं कि नहीं अब हम विपक्ष में किसी को बोलने ही नहीं देंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, ये जो इनका आचरण है ना, यही है लोग। ओके आलोक जी, अजय आलोक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अजय आलोक जी, आप बोलने नहीं देते, वो आरोप ये लगा रहे हैं कि भाई सदन के पटल पे खड़े होके नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही है, ये कह रहे हैं कि बोलने नहीं देते हैं, कभी कहते हैं माइक ऑफ कर देते हैं। सदन के पटल पे खड़े होकर नेता प्रतिपक्ष ये बात बोलेगा और उसके बाद इस पे आप उनको डिफेंड कर रहे हैं? अजीब हालत है, करते रहिए, यही है, यही अगर नियति आपकी यही लिखी हुई है, नियति यही लिखी हुई है तो ठीक ही है। हमारे लिए तो अच्छा ही है, नेता प्रतिपक्ष ऐसा ही बना रहे हैं, सब हमारे लिए तो अच्छा ही है। बता दीजिए जो सरकार के काम की तारीफ। ना हमारे लिए अच्छा है, नेता प्रतिपक्ष ऐसे बयान देते हैं। नहीं, सवाल ये दुष्यंत भाई आप विरोध कीजिए ना, लेकिन मुझे लगता है फैक्चुअली जो है आपको इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कल भी सरकार की तरफ से आपत्ति तब जताई गई थी जब चीन को लेकर राहुल गांधी ने कहा जो बयान उनका गलत था, फैक्चुअली गलत था, तो उसको मेरी कोई जानकारी गलत हो सकती है डिबेट में, तो आप क्या करेंगे? यही तो कहेंगे भाई देखिए ये सच्चाई है, आपकी ये जानकारी गलत है, यही तो करेंगे। तो सर आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसको स्वीकार भी तो बाद में करना चाहिए ना कि हाँ हमारी जानकारी गलत थी। मैं अभी आपको बता रहा हूं राहुल गांधी का डेटा गलत है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है? बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता उसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बोल देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी के बयान का विरोध करे, या किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के बयान को सही जो है उनको फैक्चुअली करेक्ट करे। दिक्कत ये है सर, और इसीलिए सर अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अभी अजय आलोक जी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता बने रहें, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा, अभी तो तीसरी बार है, अभी तो और भी हमको जो है देश को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है विपक्ष को भी थोड़ा जिम्मेदार भरा व्यवहार करना चाहिए
कम से कम फैक्चुअली जो है आपको गलत नहीं होना चाहिए। संसद में जब आप कोई बात रखते हैं तो वो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर प्रधानमंत्री से आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रधानमंत्री तो पलटवार करेंगे ही, और उनका वार जब होगा तो जोरदारी होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।